हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं होमोलोगस डाइवर्जेंट एनालोगस कन्वर्जेंट के बारे में। देखो, जो टर्म होमोलोगस है ये हमें बताती है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी के बारे में। यानी कि जो एनाटॉमी होती है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जब हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, अलग अलग स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर में जब हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है कि किस तरह से उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो अरेंज्ड हैं, तो उस चीज़ को हम किस में स्टडी करते हैं? होमोलोगस में स्टडी करते हैं, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और वहीं डाइवर्जेंट से क्या मतलब है? देखो, जैसे कोई एक स्पीसीज़ है, उसका एक इंडिविजुअल अगर हम उठाएं और उसकी बात करें, तो उससे क्या है, अलग अलग तरह की स्पीसीज़ का बनना, ये क्या होता है, डाइवर्जेंट की तरफ इशारा करता है। और ऐसी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सिंगल कॉमन एंसेस्टर से चेंजेस होकर, इवोल्व होकर, उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस होकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो अडेप्ट किए हैं किस तरह से, जिस तरह का उन्हें इन्वायरमेंट मिला है। लाइक अगर एक आइलैंड है, एक एरिया है, एक बाउंड्री बनाते हैं, उसमें मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, उनके खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ कम हो रही हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वजह से अब इन ऑर्गेनिज्म को अपने खाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कुछ न कुछ किया जाए ताकि हमें कुछ खाने को मिले। तो उसी के साथ वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं फिंचेस के बारे में, ठीक है, तो उनकी मेन लैंड क्या है, अमेरिका है। वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, गैलापागोस के जो आइलैंड है, वहाँ पर जो अलग अलग आइलैंड्स हैं, एक पूरा गुच्छा है, या यूँ बोले कि काफ़ी सारे आइलैंड को मिलाकर एक की हम बात करते हैं। तो वो जो बहुत सारे टुकड़े हैं ज़मीन के, समुंदर के बीच में, उन पे जो है अलग अलग तरह के हमें ना कुछ बर्ड की स्पीसीज़ देखने को मिली। और जब उसकी स्टडी की गई तो पाया गया कि ये जो बर्ड की स्पीसीज़ है, इनका ओरिजिन जो है वो एक ही पॉइंट से हुआ है और इनका जो है एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। तो इन्होंने क्या किया, अडेप्ट किया है बदलते इन्वायरमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, इनकी जो सराउंडिंग थी उसके हिसाब से। क्यों किया? बिकॉज़ इन्हें जो है खाने की नीड थी, इन्हें खाना चाहिए, और खाने के हिसाब से इन्होंने अपनी बॉडी में मेन तौर पर जो है इनकी जो बीक्स होती है उसके अंदर ये चेंजेस करते हैं और अडेप्ट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्पीसीज़ का बनना, एक पॉइंट से जो है अलग अलग तरफ जो है एरो जाती है, अलग अलग स्पीसीज़ अराइज होती हैं। तो ये जो है डाइवर्जेंस को दिखाता है। इनके जो मेन स्ट्रक्चर हैं, जो अनॉटमी है, वो सेम है, तो सेम को होमोलोगस बोलेंगे। और ये अलग अलग बन रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंट बोलेंगे। वहीं जो है एनालोगस में हम क्या स्टडी करते हैं, देखो यहाँ पे दो जमा ही बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसमें हम फंक्शन को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इससे क्या मतलब है, यानी कि फंक्शनल सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। जब भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो ध्यान रखना कि अगर वर्ड फंक्शनल सिमिलैरिटी लिखा है तो वो इशारा कर रहा है एनालोगस की तरफ। और वहीं अगर स्ट्रक्चर में उसका जो मेन ढांचा है, जो मेन उसका स्ट्रक्चर है, वो किसकी तरफ इशारा करता है, होमोलोगस की तरफ। अगर स्ट्रक्चर में सिमिलर है तो होमोलोगस है, और अगर फंक्शन में सिमिलर है तो एनालोगस। अब एनालोगस को एक तरह से और समझो, जब दो ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी दूर दराज की दो स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चीज़, कोई फीचर, कोई करैक्टर एक जैसा पाया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे हम इंसेक्ट के अंदर और बर्ड के अंदर विंग्स की बात करते हैं, तो उनमें जब हम विंग्स की बात करते हैं, बर्ड में और इंसेक्ट में हम विंग्स की बात करते हैं। आपको भी पता है कि जो विंग्स है वो दोनों में देखने को मिलते हैं, पर क्या इनका जो स्ट्रक्चर है, अंदर से इनकी जो बनावट है, क्या वो सेम है? नहीं। जो इंसेक्ट होते हैं उनके विंग्स फंक्शन क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। ठीक वैसे ही बर्ड्स भी जो है फोर विंग, यानी कि जो विंग्स होते हैं, फोर लिम्ब जो कि विंग्स बने होते हैं, इनका यूज़ किस में करते हैं, फ्लाई करने में करते हैं। तो दोनों का काम यही है कि इनको फ्लाई करना है। बट जो इनकी अनॉटमी होती है वो डिफरेंट होती है, इसी की वजह से इसे हम किस में रखते हैं, एनालोगस में रखते हैं। यानी कि ऐसा पाया जाता है कि दो स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म में सेम तरह का काम किया जा रहा है किसी ऑर्गन से, पर अंदर उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चरल, जो फंडामेंटल, जो उसकी बनावट है, वो क्या है, डिफरेंट है। इसे हम एनालोगस में गिनते हैं। अब कन्वर्जेंट से क्या मतलब है, अब ये देखो कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म है, समझो कि वो किसी दो अलग किंगडम से है, यानी कि आर्थ्रोपोडा एक हो गया, दूसरी तरफ आपने एव्स क्लास से उठाया है। इन दोनों के अंदर एक पॉइंट आ रहा है, जब आप एक चीज़ की बात करते हो दो अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में,
तो ये क्या है, कन्वर्स कर रहा है, एक पॉइंट पर आकर रुक रहा है, तो ये कन्वर्जेंट है। जब ये अलग अलग पॉइंट की तरफ जाए तो ये डाइवर्जेंट है। आगे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं हमारे सामने जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, उन्हीं को समझेंगे, उसी से इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है फ्लिपर्स की। फ्लिपर्स किस में होते हैं? पेंगुइन में होते हैं और डॉल्फिन में भी होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या डॉल्फिन फिश है? नहीं, डॉल्फिन क्या है, मैमल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, डॉल्फिन क्या है, मैमल है, और वहीं पेंगुइन जो है वो क्या है, बर्ड है। अब अगर इस चीज़ को गौर करें, बट इनमें क्या है, हमें फ्लिपर्स देखने को मिल रहे हैं। चीज़ क्या है, एक है, पर दो अलग तरह के जो है ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रही है। तो क्या इसके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है या फंक्शनल सिमिलैरिटी, आपको क्या लगता है? तो इसी के हिसाब से हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर है या फंक्शन सिमिलैरिटी है। आप मुझे बताना कि होमोलोगस में आएगा या फिर एनालोगस में आएगा। एक मैमल है और दूसरा क्या है, बर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि डॉल्फिन है वो तैरने का जो है इसका यूज़ करती है, वहीं पेंगुइन जो है उसमें किस तरह से ये काम करेगा, इस हिसाब से हम इसे समझ सकते हैं। वैसे इसमें ये एक ही चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो ये जाएगा किसमें, एनालोगस के अंदर जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब एक ही करैक्टर की बात की जाए तो हम इसे किस में रखते हैं, एनालोगस में रखते हैं। फिर आता है एनालोगस स्ट्रक्चर क्या है, रिजल्ट होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। ये हमने अभी समझा कि किस तरह से जो है फंक्शनल सिमिलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, एनालोगस बोलते हैं, इस कैटेगरी में रखते हैं। और ये कहता है कि एनालोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर जो एनालोगस की फीचर को शो करते हैं, रिजल्ट होते हैं किस वजह से, कन्वर्ज होने की वजह से। देखो, कन्वर्ज कैसे हो रहे हैं, बिकॉज दो ऑर्गेनिज्म के जो एंसेस्टर होते हैं वो अलग हैं, डिफरेंट एंसेस्टर से होते हुए भी उनमें सेम फीचर पाए जाना ही क्या होती है, कन्वर्जेंस की तरफ लेके आते हैं। दो पॉइंट जब एक पॉइंट पर आकर मिले तो वही कन्वर्जेंस होता है। तो ये बात सच है या झूठ है? तो देखो, ये बात है सच। आगे हम जानते हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो के बारे में। अब हमें पता है कि जो स्वीट पोटैटो है वो रूट की मॉडिफिकेशन है, और वहीं जो है पोटैटो है वो क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। पोटैटो को हम ट्यूबर भी बोलते हैं। और इन दोनों में किस बारे में बात की जाती है जब हम एनालोगस या होमोलोगस की बात करते हैं? तो देखो, इस टाइम पे हम बात करते हैं इसके अंदर फंक्शन की। किस तरह का फंक्शन? देखो, इन दोनों में क्या होता है, स्टार्च की स्टोरेज होती है। तो स्टार्च स्टोरेज जो है वो एक तरह का ये काम ही कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर। पर जो मेन है, जो एनाटॉमी की तरफ जाएं, अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, तो एक तो रूट है और दूसरा स्टेम है। तो इससे हमें ये तो पता लगता है कि ये सिमिलर तो नहीं है, तो होमो को कट करेंगे। वहीं हम जाएंगे एना की तरफ, क्योंकि इनका फंक्शन सेम है, इसीलिए ये हो जाते हैं एनालोगस। और एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पे AC और HD लिखा है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो। जैसे फ़ोन्स वगैरह में होता है, हम कहते हैं कि हमें HD में इसका व्यू चाहिए। AC जैसे अपने घरों में होती है, तो जहाँ A होगा उसके साथ C आएगा। ठीक है, याद रखने के लिए ट्रिक हो जाएगी। और उसी के साथ में अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऑप्शन में या तो एनालोगस लिखा होगा या फिर कन्वर्जेंट लिखा होगा। वहीं अगर क्वेश्चन का आंसर होमोलोगस होता है तो वहाँ पर या तो होमोलोगस लिखा होगा या डाइवर्जेंट लिखा होगा। तो इस तरह से ये जो है एक ही लिखा होगा, इनमें से कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आगे समझते हैं। ये कहता है कि जो होमोलॉगी होती है वो इंडिकेट करती है किस चीज़ को, कॉमन एंसेस्ट्री को। ये पॉइंट याद रखना। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं, उन्हीं से ही चीज़ें जो है सॉल्व होती हैं। जो होमोलॉगी होती है, होमो यानी कि सेम, इसमें क्या है, सेम होता है। किस चीज़ की सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। आगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, उससे हम समझेंगे कि किस तरह से जो है स्ट्रक्चर सेम रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है। अच्छा, इनकी हड्डियाँ, जो बनावट, जो इनका ढांचा है वो सेम क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो इनके पुरखे होते हैं, दादे परदादे, वो क्या है, इनके सेम है, एंसेस्टर इनके सेम है। तो ये बात क्या है, सच है। फिर आगे कहता है कि जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, अब यहाँ आता है मेन पॉइंट जो काफ़ी बार रिपीट होता है। बोन का स्ट्रक्चर ये काफ़ी फेमस पॉइंट भी है। तो कहते हैं कि जो फोर लिम्ब है, जो अपर आर्म्स जो होती हैं, जो फोर लिम्स होते हैं, आगे वाले हाथ बोल लो या लिम्स बोल लो, फोर मतलब आगे वाले, हाइंड यानी कि पीछे पेल्विक रीजन वाले। ठीक है, हाइंड में पेल्विक रीजन की बात होती है, और फोर लिम्ब में हम किसकी बात करते हैं, पेक्टोरल वाली जगह पे जो हमारी आर्म्स, जो हमारे लिम्स जुड़े होते हैं, उसकी बात होती है। तो ये कहता है कि बोन स्ट्रक्चर के अंदर जो फोर लिम्ब वाला हिस्सा है, मैनी वर्टिब्रेट में क्या हमें देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और यही जो मैंने कहा कि ये
बोन में सिमिलैरिटी है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो करैक्टर की जो बात हो रही है उसके अंदर बनावट में सिमिलैरिटी है, तो ये किस में जाएगा? होमो में जाएगा, ठीक है। एसी में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन सेम थोड़ी ना है। और वर्टिब्रेट में तो घने ही आते हैं, कई सारी क्लासेस आती हैं, जैसे कि एव्स हो गए, उसके साथ में मैमल्स आते हैं, और उसी के साथ में जो इसमें रेप्टाइल्स भी आती हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, है ना। आगे समझते हैं आइज़ किसकी? ऑक्टोपस की, बैट की, और उसी के साथ में मैन की। यहाँ पर फीचर की बात की गई है आई। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आई है, किसमें? ऑक्टोपस में आई देखने को मिलती है, बैट में भी और मैन में भी। देखो जो बैट है वो कौन सी कैटेगरी में जाता है? मैमल में जाता है, और जो मैन है वो तो है ही, ठीक है। और जो ऑक्टोपस है वो क्या है भला? वो एक मोलस्किस है। तो ये तो हमें पता लगा कि ये अलग अलग जो है किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, एक हिसाब से अलग अलग फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मैमल से हैं, और ये वाला क्या है? मोलस्किस है। तो दो अलग फाइलम के हो गए, ये कोडेट में हो गए, ये मोलस्किस में हो गए। बट इनमें क्या है? सिमिलैरिटी है, किस चीज़ में? आई के अंदर। आई का काम क्या होता है? विज़न का, देखने का। तो ये जो है ये जो आई है इन सब में एक ही काम करती है, देखने का। तो देखने का काम है वो क्या? फंक्शन में आएगा, तो ये एसी की कैटेगरी में जाएगा, होमो वाले में नहीं जाएगा। एचडी को मत ध्यान रखना यहाँ पे। किसे ध्यान रखना है? एसी को। वहीं आती है बात फोर लिम की। फोर लिम किस में? मैन में, बैट में, चीता में। जो मैंने पहले कहा था कि जो बोन स्ट्रक्चर है फोर लिम, मैनी वर्टिब्रेस में क्या है? ये सिमिलर होता है। तो यहाँ देखो जो मैन है उसकी जो फोर लिम, जो अपने हाथ होते हैं, जो मेरा हाथ है इसमें जो हड्डियाँ हैं, तो इनकी जो, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पहले एक हड्डी होती है, जैसे आप पहले हाथ वाली को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ह्यूमरस बोलते हैं, और उसके बाद में क्या होती है? रेडियस अल्ना होती है, फिर यहाँ पे हमें कार्पल देखने को मिलती है, फिर मेटाकार्पल्स होती हैं, फिर फ्लेंजेस होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो डिज़ाइन होता है ना, हमारी हड्डियाँ किस तरह से अरेंज है, ये ठीक वैसे सिमिलर देखने को पाया गया है। किसमें? मैन में। बैट जो चमगादड़ होती है, चीता के अंदर। फोर लिम जो आगे वाले, ऊपर वाले जो लिम्स होते हैं उनमें इस तरह से जो है हड्डियों की अरेंजमेंट में सिमिलैरिटी पाई गई है। तो ये जाता है एचडी की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो सेम है। आगे कहता है ब्रेन, किसमें? मैन में, बैट में, और चीता के अंदर जो ब्रेन है उसका काम क्या है? सोचना समझना, यही है। तो ये ब्रेन के हिसाब से ये फंक्शनल में जाएगा। वहीं जो हार्ट है, चैम्बर्स की अगर आप बात करें, तो जो बैट, मैन और चीता, इनमें सब में क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? होमोलोगस में जाएगा। तो हमने जाना आई, इसका क्या है? फंक्शन सेम है इन तीनों के अंदर, तो ये एना में जाएगा। उसके बाद में फोर लिम्ब, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, तो ये किस में जाएगा? होमो में जाएगा। वहीं जो है ब्रेन, ब्रेन जो है ये किस में जाएगा? ये आप लोग बताना। वहीं जो है हार्ट, ये हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये भी होमो में जाएगा, ये भी होमो में ही जाएगा, ठीक है। अगला आता है विंग्स, किस में है? बर्ड में है। और फ्लिपर किस में है? वेल में है। तो ध्यान देना, जो वेल है वो क्या है? मैमल है। और वहीं जो है वेल क्या है? वेल मैमल तो नहीं है, ये तो जो वो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसकी कैटेगरी में जाती है ना। तो वेल में हमें क्या देखने को मिलते हैं? फ्लिपर देखने को मिलते हैं, और जो बर्ड है उसमें हमें विंग्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो फ्लाई करेगा, और ये जो है तैरने का काम करेगा। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी है? ये जाएंगे किस में भला? ये जाएंगे एचडी की कैटेगरी में। इस तरह से भी हम मतलब पता लगा सकते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, एसी में जाएगा या एचडी में। देखो ये अलग काम है, इसका फ्लिपर का काम अलग रह जाएगा। तो तय है कि ये बात कर रहा है किसकी? स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर की जब बात होती है, अंदर के ढांचे की जब बात हो रही है, तो वो किस में जाएगा? एचडी में जाएगा। वहीं जो है विंग्स किस में? बर्ड में। और विंग्स ही किस में होते हैं? इंसेक्ट्स में होते हैं। और दोनों क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो ये हो गया काम, और काम जाएगा किस में? एसी के अंदर। वहीं आता है उसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बैट और पिजन के बारे में। इनमें क्या होते हैं? विंग्स देखने को मिलते हैं। एक बर्ड है और दूसरा क्या है? मैमल है। पर ध्यान रहे, जो बैट होता है ना उसके अंदर विंग्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं भला? जो स्किन फोल्डिंग होती है ना उससे बने होते हैं बैट के विंग्स। और वहीं पिजन में क्या होते हैं? प्रॉपर फीदर्स होते हैं। तो ये दोनों जो है अलग है, पर काम इनका सेम है, इसलिए ये किस में जाएंगे? एसी के कैटेगरी में, एनालोगस में जाएंगे। अगर हम बात करें गिल्स की, किस में? प्रॉन में। और लंग्स किस में होते हैं? मैन में होते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी होता है कि गिल्स एक हो गया और लंग्स दो हो गए, तो ये दो हो गए, दो अलग चीज़ें हैं। तो दो अलग चीज़ें तो एचडी में तो नहीं जा सकती, ठीक है। किस में जाएगी? एसी में ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर फंक्शन आ जाएगा। दो अलग चीज़ें हैं और काम ही आएगा, जो कि सिमिलैरिटी दिखा रहा होगा, तो ये किस में चला जाएगा? एसी की कैटेगरी में जाएगा। अगला पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट है थोन्स, बोगनवेलिया के अंदर है। और टेंड्रिल किस में है? कुकुरबिटा के अंदर है।
जो थोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं बोगनविलिया में? स्टेम से बने होते हैं। और जो टेंड्रिल होती है कुकुरबिटा, जो ककड़ी वगैरह हम खाते हैं, उसमें जो टेंड्रिल होती है वो किससे बनती है? वो भी स्टेम से बनती है। जब दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से बन रही है तो वो किस में जाएगी भला? होमोलोगस में जाएगी। तो यहाँ 1 और 2 दो जो है अलग चीज़ें हैं। पर अगर हम देखें तो थोन्स और टेंड्रिल में हम सोच नहीं सकते कि एक जैसा काम कर रही हो, बिकॉज़ जो टेंड्रिल होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो इसे कोई भी सपोर्ट मिलता है उसके बाहर कॉइल करके और उस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो थॉर्न्स होते हैं वो प्रोटेक्शन में काम करते हैं, तो इनके काम तो अलग हो ही गए। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो ये एचडी में चला जाएगा। फिर आगे बात आती है प्रोसेसेस। अच्छा, इसमें जो है हमें पता है क्या पता करना है, इसमें ना कुछ टर्म्स हैं वो याद रखनी है, उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पहली चीज़ तो इसने हमें यहाँ पर हिंट दी है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें क्या है, इवोल्यूशन हिस्ट्री अलग है। इसका मतलब पीछे से इनके एंसेस्टर क्या है, अलग है। इवोल्व करते हैं सिमिलर फिनोटाइप पर, ये इनके अंदर जो बाहर का जो फीचर है वो क्या है, एक जैसा दिख रहा है, या फिर इन्होंने कोई ऐसा करेक्टर बनाया है जो दोनों में सेम है। अडेप्टेशन से ये अडेप्ट करते हैं, मतलब अपनी लाइफ में या फिर जो भी है धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ में इन्होंने अपने अंदर जो है बॉडी में चेंजेस लाए हैं। रिस्पॉन्स किसके? कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के। जो इन्वायरमेंट है, जिस एरिया में, जिस हैबिटेट में ये रह रहे हैं, वहाँ पे जो इनका एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसके चलते इन्होंने कोई ना कोई फीचर जो है अडेप्ट की है। किसने? ऑर्गेनिजम्स ने। यहाँ पर एक बार के लिए समझने के लिए दो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो इनके जो है एंसेस्टर अलग हैं। हमें एक चीज़ पता लगी कि एंसेस्टर अलग है, इसी से हम ये तो ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या है, पर यहाँ पहले इसे समझते हैं। अगर एंसेस्टर दो हैं तो इसका मतलब है कि ये एच डी तो नहीं है, ठीक है, एच ओ डी दोनों कट गए। फिर ये कहता है कि सिमिलर फिनोटाइप है, हमें पता है कि ये क्या है, एसी की तरफ जाएगा, क्योंकि इसने फिनोटाइप सेम ले लिए हैं। सेम फिनोटाइप क्यों आए? क्योंकि इसे जो चैलेंज दिए जा रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है वो एक ही तरह का है जिसमें इन्हें अडोप्ट करना है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही जगह पर है, हो सकते हैं ये काफ़ी दूर दराज, काफ़ी अलग अलग आइलैंड पे हो, काफ़ी अलग इनकी बायोजियोग्राफी हो, काफ़ी दूर हो, डिस्टेंट रिलेटेड हो, ठीक है। रिलेशन इनमें नहीं होगा, ये काफ़ी डिस्टेंस प्लेसेस पे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि ये क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन है, कि ये अडेप्ट करे और आगे बने। पर हमने जाना था कि अडेप्टेशन जब हो रही है तो इसमें क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है, तो ये तो एच डी वाला जा रहा है ना, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर कहता है कि इसमें क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। देखो, नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन ने दी थी, और उन्होंने अपने को बताया था कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो पहले क्या है, काफ़ी सारा ओवर रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोजेनिस बनते हैं। फिर उनमें वेरिएशंस होती हैं और वो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन करते हैं, कुछ इस तरह की प्रोसेस चलती है। और सर्वाइव वही करता है जो उस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहकर अपने काफ़ी सारे अपने तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स को पैदा करे, ठीक है। तो ऐसा इसमें हमने नहीं पढ़ा कि कोई ऐसी हिंट दी गई हो। ये कहता है कि नॉन रैंडम इसमें क्या है, इवोल्यूशन हो रही है। क्या इसमें कहीं भी इवोल्यूशन के बारे में बात की है कि यहाँ पर कुछ नॉन रैंडम या कोई डायरेक्शन में या बिना डायरेक्शन के हो रही हो? ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया। फिर आगे एक पॉइंट आता है अपने पास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, इसके हिंट अपने पास है। मेन और सबसे बड़ा हिंट क्या है, सिमिलर फिनोटाइप। ये वर्ड ध्यान रखना कि सिमिलर फिनोटाइप है, और इनके जो है डिफरेंट इवोल्यूशन से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इनके क्या है, पीछे से इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, अलग है, इनका ओरिजिन जो है वो क्या है, अलग है। बट क्यों आए हैं फिनोटाइप? इन्वायरमेंट जो है सिमिलैरिटी ने दी गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो और टर्निप की बात करते हैं। देखो, अपने को ये तो पता लग गया कि जो स्वीट पोटैटो है वो क्या है, रूट है, रूट की मॉडिफिकेशन है, और जो टर्निप है वो प्रॉपर एक टैप रूट है। तो अब ये देखो कि अगर ये दोनों ही रूट हैं तो ये काम क्या कर रही हैं, स्टार्च की स्टोरेज कर रही हैं। पर फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, जो स्वीट पोटैटो है वो स्टार्च की स्टोरेज करता है, और टर्निप के बारे में फ़िलहाल आप बताना कमेंट में कि ये क्या करता है तो ये टैप रूट ही। और ये दोनों ही रूट होने की वजह से ये जाएगा किसके साथ, होमोलोगस, और डाइवर्जेंट वाले के साथ जाएगा। यहाँ पर डाइवर्जेंट को भूल जाना, यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये होमोलोगस है या फिर ये एनालोगस है, तो ये होमोलोगस है। और एसी की यहाँ पर बात होगी या नहीं, फंक्शन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, दोनों रूट है तो ये होमोलोगस के साथ ही चला जाएगा। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल मैलानिज़्म की। अच्छा, ये काफ़ी कहानी सी के तौर पे बनता है। कैसे? देखो, इसे दो पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री इंडस्ट्रियल और एक होता है पोस्ट इंडस्ट्रियल। अब ये क्या चीज़ है? ये तो आप सबने सुना ही होगा, काफ़ी आसान सी बात है ये तो। एक होती है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड और एक होता है पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड।
हुआ कुछ यूँ था कि जो ये फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ वग़ैरह हैं जैसे ब्रिटेन वग़ैरह और ये जो भी हैं, इन सब में क्या है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ था, मतलब इन कंट्रीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू की थी। उसके चलते क्या हुआ इंडस्ट्रीज़ में देखो स्मोक निकलता है, धुआँ, ठीक है? और ये जो धुआँ होता है इसमें काफ़ी जो है ब्लैक पार्टिकल्स वग़ैरह होते हैं, वो जाके जो उनके ट्री वग़ैरह थे उस सब के ऊपर जो है कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ये जो ट्री थे ना, इनकी बाक जो थी वो पहले लाइट कलर की थी। जो स्टेम होती है, जो हम देखते हैं स्टेम, उसके ऊपर ये क्या है, नॉन टेक्निकल टर्म है बाक। जो बाहर का एरिया होता है ना, कंपेनियन जो कैम्बियम होती है उसके बाहर का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाक बोलते हैं। और ये क्या है, नॉन टेक्निकल टर्म है। ये जो बाक है ये पहले लाइट कलर की होती है, और यहाँ जो कहानी बनती है, जो मेन पॉइंट है वो है मोथ के बारे में। 2 तरह के मोथ पाए जाते थे, एक होते हैं ही लेकर चलते हैं। 2 तरह के मोथ होते हैं, एक होते हैं लाइट कलर के और दूसरे होते हैं डार्क कलर के। अब जो इंडस्ट्रीज़ लगने से पहले का टाइम जब पॉल्यूशन फ्री है, इतना कोई डार्क स्मोक या स्मोक वगैरह नहीं है, तो देखो स्मोक और स्मोक जो है 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। स्मोक जो नॉर्मल धुआँ होता है, और जो स्मोक होता है उसमें धुआँ, वाटर के पार्टिकल और उसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में बनता है, ठीक है? तो हम जान रहे थे कि मोथ 2 तरह के होते हैं, एक लाइट कलर के, एक डार्क कलर के। और जो ये ट्री की बाक होती है, ये भी पहले क्या थी, लाइट कलर की थी, जब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, जब पॉल्यूशन कम था। तो अब पॉल्यूशन आने की वजह से क्या होता है, जो लाइट कलर वाले मोथ हैं, अब वो डार्क, अच्छा, एक चीज़ और, जब ट्री की बाक जो है लाइट कलर की है, तो जो लाइट कलर वाले मोथ है ये ज़्यादा नंबर में होते हैं, क्योंकि जो प्रेडेटर इन्हें खाने की ट्राई करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आते, पर जो डार्क कलर के होंगे वो नज़र आएँगे। अगर बैकग्राउंड के जैसे आप अपने बॉडी के जो है फीचर को बना लेते हो, बॉडी उसकी जैसी हो जाती है, तो आप हाइड कर लेते हो किससे, प्रेडेटर से। और वहीं अगर आप उससे अलग तरह के हो, और बिल्कुल मतलब पता लग रहा है कंट्रास्ट में हो, तो उस टाइम पे आपके जो है नंबर कम होने के चांसेस रहते हैं। तो जो डार्क कलर वाले मोथ हैं थे पहले भी, पर उनकी जो संख्या थी, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, बिकॉज़ प्रेडेटर इन्हें पहचान ले रहे थे, क्योंकि ये डार्क कलर के थे और जो बाघ थी वो लाइट कलर की थी। फिर हुआ क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रीज़ लगी, अब जो है धुआँ निकला और वो सारा जो है ट्रीज़ वगैरह के ऊपर बैठ गया। अब उसके होने से क्या होगा, जो लाइट कलर के मोथ हैं वो डार्क कलर की स्टेम के ऊपर जो क्लियर दिखेंगे और प्रेडेटर इन्हें खा जाएँगे। वहीं जो है डार्क कलर वाले मोथ हैं, अब उनकी जो विज़िबिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जो ज़िंदा रहेंगे वो ही ज़्यादा प्रोजेनी बनाएँगे, और प्रोजेनी बना रहे हैं, उन्हें प्रेडेटर खा नहीं रहे हैं, उस वजह से उनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। नंबर बढ़ने और उसी के साथ में जो लाइट कलर वाले हैं वो प्रेडेटर की निगाह में आ गए हैं और उन्हें प्रेडेटर खा रहे हैं, तो उनका नंबर घटता जा रहा है। यही जो है कहानी है किसकी, नेचुरल सिलेक्शन की, कि किस तरह से नेचर के साथ ये अडैप्ट हो रहे थे। ये जो है मैच खा रहे थे वो ज़िंदा बच रहे थे, और जो नहीं खा रहे थे उनका नंबर कम हो रहा था। और ये जो चीज़ है ये रैंडमली इनमें कोई म्यूटेशन हुई थी कि लाइट कलर से डार्क कलर के मूथ बन गए, और उसके बाद में ये जो है कितना रिप्रोड्यूस करते हैं उसी बेसिस पे है कि इनके नंबर कितने रहेंगे। ये कहानी थी इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म की, जो कि एक अच्छा खासा एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट, होमोलोगस या फिर नेचुरल सिलेक्शन का, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का है। आगे बात आती है फॉसिल डेटिंग की। हमें कोई भी चीज़ मिलती है, इंसानों को एक ना अजीब सी चुल रहती है कि उन्हें अगर कोई चीज़ मिलती है तो उन्हें पता लगाना है कि वो मतलब कहाँ से है, कब से है, कितने टाइम की है, उसकी एज क्या है। तो एज पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना होता है कि उसके अंदर जो चीज़ों से वो बनी है उसके बारे में हम पता करते हैं, उसी से हमें पता लगता है कि उसकी एज कितनी है। जैसे ट्रीज़ के बारे में हम क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल रिंग से होते हैं, 2 रिंग को मिलाकर हम उसकी 1 ईयर की एज जो है सोचते हैं कि इसकी एज जो है 1 साल की है, ठीक है। अब कितनी सारी रिंग्स हैं एक ट्री के अंदर, और ये रिंग किसकी बनती है भला, एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। ये 2 सीज़न होते हैं। अर्ली में हम स्प्रिंग को लेकर चलते हैं और लेट में हम विंटर को काउंट करते हैं, और विंटर और स्प्रिंग के अंदर जो यहाँ पर जाइलम बनते हैं, फ्लोएम बनते हैं, इनकी जो रिंग्स बनती है उसे हम काउंट करते हैं। तो विंटर और स्प्रिंग की दोनों की मिलाकर हम 1 ईयर काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एजिंग, नॉर्मली जो हम ट्री के अंदर काउंट करते हैं। वही जो है बाकी कोई चीज़ जब हमें फॉसिल जैसे कि कोई कंकाल वगैरह कुछ मिलता है, स्केलेटन वगैरह कुछ मिलता है, तो उसे हम काउंट करते हैं कार्बन डेटिंग वगैरह से। अब लेटेस्ट में जो चल रहा है फॉसिल जो हमें मिलते हैं उसकी डेटिंग में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड। इसमें हम रेजोनेंस मेथड भी इसे बोलते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड है, रेजोनेंस मेथड है। ये केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस तरह से वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, किस तरह से वो जो है सेम साइड में है, डिफरेंट साइड में, इस तरह से उन्हें स्टडी करते हैं। वही मेथड की बात यहाँ हो रही है।
फिर बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन को जब हम पता लगाते हैं तो हमें ये होता है कि हमें पता हम ट्राई करते हैं पता लगाने का, लिंक करने का कि किससे कौन बना है। इससे हमें पता लगे कि कौन किसका एंसेस्टर है, कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ से चेंजेस हुए हैं, किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर सिंपल है और कौन सा स्ट्रक्चर क्या है कॉम्प्लेक्स है। इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए हम ढूँढते हैं कि जो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो कि उनमें सिमिलर हो। तो फिर पता लगाते हुए एक चीज़ का पता लगा कि जो राइबोसोम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, राइबोसोम 2 यूनिट से मिलके बना होता है। 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। एक होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। जो स्मॉल वाली है वो, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें या फिर उसी के साथ में हम बात कर सकते हैं यूकैरियोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उनमें क्या होता है 70s राइबोसोम होता है। हाँ, तो मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोट के राइबोसोम का साइज़ क्या होता है 70s होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्टैंड करता है। और उसी के साथ में यूकैरियोट के केस में राइबोसोम जो है वो किस में देखने को मिलता है हमें 70s टाइप वाला, नॉर्मली हमें 80s मिलता है यूकैरियोट में। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इनमें हमें क्या देखने को मिलता है 70s टाइप देखने को मिलता है। अब बात क्या थी, मेन मुद्दा क्या है, क्या पॉइंट है, जो 16S आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो किसका स्मॉल यूनिट कौन सी होती है। जब हम 70s टाइप वाले राइबोसोम की बात करते हैं तो इसमें 2 यूनिट्स बनती हैं, एक होती है 50 की और एक होती है कितने की 30 की होती है। तो वैसे तो इन्हें काउंट करें तो ये 80 बन जाता है, बट हम इसे कितना बोलते हैं 70 बोलते हैं। अब जो 30 वाली होती है वो एक्चुअल में कितना होता है 16S होता है। वहीं अगर जब हम 80S की बात करते हैं तो उसमें 60 और 40 की 2 सब यूनिट होती हैं। अब 40 वाले का जो रियल बनता है ना राइबोसोम की जो हम बात करते हैं वो 18S होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो 16 वाले की हो रही है। आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो जो 16S राइबोसोमल आरएनए है इसका यूज़ किया जाता है स्टडी करने में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता लगाने में। वहीं बात आती है वेस्टिजियल ऑर्गन की, ये भी यूज़ किए जाते हैं पता लगाने में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशन लिंक, किस तरह से ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की स्टडी करते हुए हमने पाया कि कुछ एक ऑर्गन हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिनका अब प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई यूज़ नहीं है। किस तरह से और कौन से हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अपना थर्ड मोलर है। अच्छा, मोलर कौन से होते हैं, पहले ये देखो कि हमारे जो है टीथ इनकी अरेंजमेंट क्या है, आई सी, और उसके बाद में पी एम, एम जो है अरेंजमेंट है, आई से इंसीजर, जैसे कि सीज़र होती है कट करने के लिए, जो फर्स्ट होता है वो कट करने के काम आता है। उसके बाद में आते हैं कनाइन जो साइड वाले होते हैं, फिर आते हैं प्री मोलर और उसके बाद में आते हैं मोलर। मोलर जो है लास्ट वाले हैं, लास्ट वाले को विजडम टूथ भी बोलते हैं, बिल्कुल जो लास्ट में रहता है। जो थर्ड मोलर है वो आता भी काफ़ी एज के बाद में है अपनी बॉडी में, अपने मुँह में। और ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है या नहीं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर आता है कोकिक्स। कोकिक्स क्या है, कोकिक्स में 4 जो वर्टिब्रे होती हैं लास्ट वाली वो फ्यूज़ कर जाती हैं। माना तो ये जाता है कि पहले इस जगह पर जो है टेल थी, उस टेल की जो वर्टिब्रे थी वो कोकिक्स वाली थी। अब टेल रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि अपनी बॉडी में इसका कोई यूज़ नहीं है। पहले बंदर वगैरह जो थे जिससे आप हम मतलब माने जाते हैं कि इससे हम आगे बन रहे हैं। मैंने ये जनरल में बंदर टर्म बोला, चिंपैंजी वगैरह। तो जो टेल है उसका पहले यूज़ था बट अब जो है यूज़ नहीं है। तो ये कोकिक्स जो है काफ़ी छोटी हो चुकी है। जो लास्ट वाली वर्टिब्रे, अपने जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो लास्ट वाली 4 होती हैं वो फ्यूज़ होकर कोकिक्स बनाती हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट होती है, तो हाँ ये वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट होती है। फिर बात आती है नेल्स की। आप खुद सोचो कि आपके नेल्स का कोई यूज़ नहीं है आपकी बॉडी में, ये नहीं है, ठीक है। नेल्स अभी भी हमारी बॉडी में यूज़ के हैं। थर्ड मोलर कोकिक्स ये क्या है, वेस्टिजियल में काउंट होते हैं। बात आती है सेगमेंटल मसल की जो एब्डोमेन की हैं, ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, पहले ऐसे माना जाता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में क्या था, जो लीव्स वगैरह पहले कच्ची खाते थे, जो लोग मतलब जंगलों में रहते थे तो वो क्या करते थे, इसकी कच्ची पत्तियाँ वगैरह खाते थे। तो सेलुलोज वगैरह की डाइजेशन के लिए वहाँ पे माइक्रोब्स होते थे और इनकी डाइजेशन अच्छे से होती थी कहाँ पे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। अब हम पका के खाना खाते हैं, उबाल के खाते हैं, तो इस ऑर्गन का इतना यूज़ नहीं है। तो हाँ बिल्कुल सही, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये भी जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके बारे में तो हमें पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं पैरेललिज्म की। अब पैरेललिज्म टर्म हमें क्या बताती है, देखो जो पैरेललिज्म टर्म है इसमें हम बात करते हैं कि 2 ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जो है एंसेस्टर जो है ये शेयर करते हैं। थोड़े अगर 3-4 पीढ़ी पीछे जाएँ, 3-4 लेवल पीछे जाएँ तो इनके जो एंसेस्टर हैं वो क्या शेयर हो सकता है बड़े आराम से। तो 2 ऑर्गेनिज्म जिनका कॉमन एंसेस्टर है और ये पैरेलली इवॉल्व कर रहे हैं,
मतलब 2 अलग स्पीसीज़ हैं फ़िलहाल तो, एंसेस्टर इनका सेम है और ये 2 हैबिटेट में हैं, थोड़ी दूरी पे हैं और इनकी एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो क्या है, सेम है दोनों की। तो हमें पॉइंट याद रखना है कि जो एनवायरनमेंट कंडीशन है वो सेम है और इनका एंसेस्टर जो है वो सेम है, बट 2 अलग स्पीसीज़ हैं और इनमें कॉमन जो है हमें करैक्टर इवॉल्व होता नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, क्यों है इनमें कॉमन करैक्टर? बिकॉज़ इनकी एनवायरनमेंट जो कंडीशंस है वो क्या है, सिमिलर है, सेम है। जब ऐसी 2 स्पीसीज़ जिनका एंसेस्टर कॉमन है, ये कॉमन एंसेस्टर शेयर करती हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन के चलते ही एक ही तरह की फीचर जो है इवॉल्व कर रही हैं और पैरेलली एक ही टाइम पे कर रही हैं, बट अलग-अलग जगह पर, प्लेस पर कर रही हैं। तो ये जो फिनोमेनन है ना, इसे बोलते हैं पैरेललिज्म। ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ये जो रह गए हैं।